आज हम BHIC 132 BA सामान्य इतिहास के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका अधिकतम मार्क्स 100 मार्क्स है, जिसमें आपको 35 मार्क्स पास होने के लिए लाने हैं, जो आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम है। इनमें आपके टोटल 2 पार्ट में इस क्वेश्चन पेपर को बांटा गया है, जिसमें आपको टोटल दोनों में से 5 क्वेश्चन करने हैं और कम से कम एक पार्ट से 2 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। हम पार्ट 1 से पहला क्वेश्चन करते हैं। गुप्त साम्राज्य के विघटन के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कीजिए। पहला आंसर है, भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले गुप्त वंश का इतिहास कई रूपों में उल्लेखनीय माना जाता है। कला, व्यापार और वाणिज्य तथा साहित्य क्षेत्रों में 2 शताब्दी तक स्वर्ण युग के रूप में चर्चित गुप्त वंश का पतन किसी एक कारण का परिणाम नहीं था। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त के वंशज समुद्रगुप्त तक स्वर्ण युग की पताका को लहराने में सफल रहे, लेकिन इसके बाद यह पताका धूमिल होने लगी और गुप्त वंश का पतन आरंभ होना लगा। इतिहासकार इसके लिए विभिन्न कारणों को जिम्मेदार मानते हैं। इन कारणों को निम्न रूप से समझा जा सकता है। अकुशल राजशाही। चंद्रगुप्त द्वितीय के पौत्र स्कंदगुप्त ने 455-467 ईस्वी तक कुशलतापूर्वक व वीरता से शासन किया था, लेकिन स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद कोई भी उत्तराधिकारी अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे ले जाने में सफल नहीं हुए। इस समय तक आते हुए गुप्त कुमारों के पारिवारिक वैमनस्य व विद्वेष के भाव मुखर हो गए थे। यह भाव इतने प्रबल हो गए कि कुछ राजकुमारों ने अलग अलग राज्य बनाकर सत्ता का विभाजीकरण शुरू कर दिया। इस प्रकार गुप्त वंश काल का स्वर्ण युग विघटन के कगार पर आ खड़ा हुआ। राजनीतिक एकता की समाप्ति ने विरोधी ताकतों को बल और मौका दे दिया। दूसरा आपका विदेशी आक्रमण। गुप्त वंश की पारिवारिक कलह ने विदेशी ताकतों को आक्रमण करने का अलिखित न्योता भेज दिया था। हालांकि शक और हुनों के हमेशा आक्रमण की नीति अपनाई, जिसे स्कंदगुप्त तक के शासकों ने हमेशा विफल कर दिया था, लेकिन स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद यह संभव नहीं रह गया था। हुनों की सेना ने तोड़माड़ के नेतृत्व में 500 ईस्वी के आसपास भारत पर पुनः आक्रमण किया और गुप्त वंश मालवा और मध्य भारत को हारने से नहीं बचा सका। तोड़माड़ के पुत्र मिहिर कुल ने अपने पिता से अधिक तेजी और क्रूरता का रुख अपनाया और फिर से भारत का आक्रमण किया। इस प्रकार हुनर शक अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए और गुप्त साम्राज्य को समेटता चला गया। तीसरा, अकुशल प्रशासन। जिस गुप्त वंश का सूरज कुशल व दृढ़ प्रशासन व्यवस्था के कारण उगा था, वही प्रशासन इसके पतन का कारण भी बन गया। गुप्त शासन काल में सामंती प्रथा वंशानुगत थी। राजतंत्र के विघटन ने सामंतों को भी अपनी अलग शासन व्यवस्था बनाने का कारण मिल गया। परिणाम स्वरूप विभिन्न सामंतों ने अपने इलाकों को एक अलग राज्य के रूप में प्रसिद्ध करके देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर चंद्रगुप्त प्रथम के प्रयासों को पूरी तरीके से विफल कर दिया था। इस प्रकार जिस भारत को चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़कर बनाया और वह अब पुनः अपनी मूल स्थिति में आ चुका था। फिर आता है बौद्ध धर्म का प्रसार। अहिंसक बौद्ध धर्म का प्रभाव गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में दिखाई देने लगा था। इसके परिणामस्वरूप गुप्त वंश शासन करके साम्राज्य बढ़ाने के स्थान पर अहिंसक प्रवृत्ति को अपनाने लगे। इस प्रकार गुप्त वंश के शासक का धर्म युद्ध के स्थान पर पुनरायोजन होने लगा। अब सैन्य सज्जा के स्थान पर देश में चैत्य और विहार सजाने पर जोर दिया जाने लगा। इससे सैनिकों का मनोबल टूटने लगा और युद्ध के स्थान पर अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर हो गए थे। आके आपको इसीलिए पढ़ लेना। यही नहीं, राजकोष का धन का अधिकतर भाग अब बौद्ध संस्थाओं एवं व्यवहारों की ओर जाने लगा। इस प्रकार इन सभी कारणों ने सम्मिलित रूप से गुप्त वंश का सूरज अस्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, पल्लव वास्तुकला स्थापत्य कला की क्रमागत उन्नति पर एक टिप्पणी लिखिए। पल्लव वंश के नरेश कला प्रेमी थे। उन्होंने 7वीं सदी से 10वीं सदी तक राज किया। उनकी वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कांची तथा महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण तंजौर प्रदेश तथा पुडुकोट्टई में भी मिलते हैं। मंदिर और मूर्तिकला के क्षेत्र में उनकी अपनी एक विशेष देन है। उन्होंने चट्टानों को काटकर और पत्थर के बड़े विशाल तथा सुंदर मंदिर बनाए, जो अभी तक विद्यमान है और अपनी शैली शिल्पकला के विख्यात है। पल्लव कलाकारों ने वास्तुकला को धीरे धीरे काष्ठ कला और कंदरा काल के प्रभाव से मुक्त करना आरंभ किया। इस काल की प्रारंभिक कृतियों में चाहे उन्हीं प्रणालियों का अवलंबन किया गया है जिसमें काष्ठकार और कंदरा कलाकार अपनाते थे, परंतु धीरे धीरे उन प्रणालियों का परित्याग होने लगा। श्री नीलकंठ शास्त्री ने उनकी वास्तुकला तथा शिल्पकला की कुशलता की प्रशंसा करते हुए लिखा कि उनकी वास्तुकला तथा शिल्पकला दक्षिण भारत की कला के इतिहास का सबसे अधिक गौरवपूर्ण अध्याय निर्मित करती है। पल्लव काल में भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिरों का निर्माण हुआ। ये कुछ इस प्रकार है। महेंद्रवर्मन प्रथम शैली, मामल्लिक शैली,
आपका इन मंदिरों की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं जो कुछ इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। इजी सा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या रासिंग शैली है आपका। आपका अपराजित शैली जो इस प्रकार है। इससे फिर निष्कर्ष निकलता है, संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रायद्वीप के सभी राज्यों में मंदिर बनाए गए। मंदिर श्रेष्ठ वास्तुकला तथा उन्नत मूर्तिकला के स्पष्ट परिणाम प्रमाण है, लेकिन अभी तक इतिहासकार हमें ठीक ठाक यह नहीं बता सके कि इन प्राचीन मंदिरों तक रखरखाव कैसे होता था। 8वीं शताब्दी के बाद मंदिरों को भूमि अनुदान देने की प्रथा दक्षिण भारत में आमतौर पर प्रचलित हो गई और सामान्यतः भूमि अनुदानों को मंदिरों की दीवारों पर लिख दिया जाता था, परंतु उससे पहले ऐसा लगता है कि आम लोगों से राजा द्वारा वसूल किए गए करों से ही मंदिर का निर्माण तथा रखरखाव होता था। साधारण लोग मंदिरों में चढ़ावा भी चढ़ाते थे, जिससे मंदिर के रखरखाव के लिए बड़ी मदद मिलती होगी। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्थ हर्ष के सैन्य अभियानों के आधार पर उसके साम्राज्य के विस्तार पर चर्चा कीजिए। हर्षवर्धन 590 से 647 ईस्वी तक ईसा की 6ठी शताब्दी में भारत एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था थानेश्वर। थानेश्वर में राजा प्रभाकरवर्धन राज करते थे। ये बड़े वीर पराक्रमी और योग्य शासक थे। राज्य प्रभाकरवर्धन ने महाराज के स्थान पर महाराजा धिराज और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की थी। राजा प्रभाकर 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मालवों, गुर्जरों और हूणों को पराजित कर चुके थे, किंतु राज्य की उत्तर से पश्चिम सीमा के पर अक्सर हूणों को छुटपुट उपद्रव होता रहता था। फिर आता सिंहासन और आपका पढ़ सकते गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में हर्ष के शासन ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। उसके बाद आपका हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार होता गया। इस साम्राज्य वर्षन हमारा आपका ऐसे पढ़ लेना, ज़्यादा वो नहीं है। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर चढ़ाई कर दी, लेकिन राजस्थान के क्षेत्र में उनको रोक दिया गया। उसके बारे में हर्ष के अभियान के बारे में बताया गया। माना जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक थे। यही नहीं, सेना में 8,500 से अधिक हाथियों को रखा गया था, लेकिन हर्ष को बादामी के चालुक्य वंशिज शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा है। अहवाल प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। 6ठी और 8वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में चालुक्य बड़े शक्तिशाली थे। इस साम्राज्य के प्रथम शासक पुलकेशिन 540 ईस्वी में शासनारूढ़ हुआ और कई शानदार विजय हासिल कर उसने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। इसके पुत्रों कीर्तिवर्मन व मंगलेशन ने कोंकण के मौर्यन सहित अपने पड़ोसियों के साथ कई युद्ध करके सफलताएं अर्जित की व अपने राज्य का विस्तार किया। फिर कीर्तिवर्मन का पुत्र के बारे में इसमें हर्ष रचित साहित्य। चीन से बेहतर संबंध। महाराज हर्ष ने 641 में ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। 644 ईस्वी में चीनी सम्राट ने लियांग होई किंग नाम के दूत को हर्ष के दरबार में भेजा था। लगभग 646 ईस्वी में एक और चीनी दूतमंडल ने एवं वांग हन तेसे के नेतृत्व में हर्ष के दरबार में आया। इतिहास के मुताबिक चीन के मशहूर चीनी यात्री हुएन त्सांग हर्ष के राज दरबार में 8 साल तक उनके दोस्त की तरह रहे और तीसरे दूतमंडल में भारत पहुंचने से पूर्व ही हर्ष की मृत्यु हो गई थी। 3 क्वेश्चन पार्ट 1 से कर लिए। चौथा क्वेश्चन पार्ट 2 का हमने 6 करा। पौराणिक हिंदू धर्म पर एक टिप्पणी लिखनी है, हिंदू धर्म को पूरा समझाना है। हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार पुराणों के माध्यम से संभव हुआ है। पुराण के धर्म में हमें वैदिक, अवैदिक तथा जन साधारण के धार्मिक विश्वासों का समन्वय मिलता है। पुराण अपनी सरल एवं सुंदर शैली में हिंदू धर्म का सर्वांगीण चित्रण प्रस्तुत करते हुए पौराणिक धर्म का उद्देश्य वैदिक धर्म को सरल ढंग से आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करना। शिव, विष्णु आदि वैदिक देवताओं को ग्रहण कर पुराणों ने उन्हें नवीन रूप दिया। ब्रह्म की कल्पना ब्रह्मा के रूप में की गई तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव माना गया। यह विश्व के कर्मकर्ता, धर्ता एवं संहिता थे। विष्णु के विभिन्न अवतारों की कल्पना हुई। परमत्व ईश्वर को साकार मानते हुए उन्हें अद्भुत शक्तियों से युक्त माना गया तथा उन्हें विभिन्न नाम और रूपों का विधान दिया। ये पढ़ लेना। अवैदिक विचार के आधार पर इसमें फिर दुर्गा, काली वगैरह और जो फिर हिंदू धर्म में विकास किस तरीके से हुआ। विष्णु ने शैव, विश्ववैष्णव, शिव से शैव शक्ति उपासना की शक्ति किस तरीके से बढ़ता चला गया। यह है आपका हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय। कालांतर में इनके भी कई उप संप्रदाय बन गए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, गुर्जर प्रतिहार कौन थे और इनके गुर्जर प्रतिहारों के बाद प्रमुख राजपूत राज्य कौन से थे। गुर्जर प्रतिहार 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुजरात में एक नए राजवंश की स्थापना हुई। यह नया राजवंश गुर्जर प्रतिहार था। उसने अपने
आपको राम के भाई लक्ष्मण को अपना पूर्वज बताते हुए अपने को सूर्यवंशी शाखा समझ के, किंतु कुछ पाश्चात्य इतिहासकारों का कहना है कि जो गुर्जर लोग होड़ों के साथ बाहर आते हैं उन्हीं की शाखा गुर्जर प्रजाति आती है। लेकिन कई विद्वानों ने सत्य कर दिया कि गुर्जर प्रजाति राजपूत प्राचीन आर्यों के वंशज है और उनके आदि निवास भारत ही था। पर गुर्जर प्रतिहार नरेशों को क्षत्रिय ही माना जाता है और इस मत के समर्थक में तर्क दिया जाता है कि प्रतिहारों ने अपने आप को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया। इसके अलावा ग्वालियर के अभिलेख में इसी वंश के राजा वसराज को क्षत्रिय बताया। इसी अभिलेख में आगे कहा गया कि वसराज ने पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने क्षत्रिय अंश के अनुकूल अनेक यज्ञ किए। सबसे पहले पारवाड़ और फिर उज्जैन तथा कन्नौज को अपनी शक्ति का केंद्र बनाकर सदियों तक भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले गुर्जर प्रतिहार कौन थे, उनका उदय कब और कहाँ से हुआ, ये प्रश्न उत्तर देना असंभव है। डॉक्टर गोपनीय शर्मा लिखते हैं, जोधपुर के शिलालेखों से यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। उस युग में राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र गुर्जरता कहलाता है, इसके लिए प्रतिहारों के नाम से संबोधित करते थे। चीनी यात्री हैन सांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पीली भोलो लिखा है। विद्वानों के अनुसार यह आधुनिक भीनमाल या बाड़मेर हो सकता है। डॉक्टर स्मिथ और स्टैनो आदि विद्वानों ने मध्य की प्रतिहार किया कि उनका उदय राजपुतानों में श्रीमाल या भीनमाल में हुआ था। 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं सदी के मध्य जहाँ तहाँ प्रतिहार शासक चाहे स्वतंत्र शासक के रूप में या किसी सामंत के रूप में पाए गए, उन सभी के लिए प्रतिहार शब्द का प्रयोग न होकर गुर्जर प्रतिहार शब्द का ही प्रयोग देखने में आता है। परंतु भगवान लाल इंद्र जी ने गुर्जरों को गुर्जर माना है। उनके मत अनुसार लोग कुषाणों के समय में बाहरी प्रदेश से बाहर आते, गुप्त शासकों के समय राजपूताना मालवा और गुजरात में कई वर्षों तक के रूप में शासन करते हैं। बम्बई गजेटियर में भी गुर्जरों की विदेशी मान है और गुजरात में बसने के कारण उनको गुर्जर कहा जाने लगा है। डॉक्टर भंडारकर ने उन्हें विशेष जाति के रूप में स्वीकारा था। डॉक्टर ओझा के अनुसार उन्हें विदेशी मानना तर्कसंगत नहीं है। प्रतिहार नरेश गुर्जर क्यों कहलाए? प्रतिहार नरेश को गुर्जर सबसे संबोधन उनकी पड़ोसी राष्ट्रकूट व पाल शासक करते रहे। पड़ोसियों को यह संबोधन 800 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चलता रहा। फिर आपका एक बार देख लेना। लास्ट में यहाँ के ज़्यादातर इसलिए प्रतिहार वंश वास्तव में क्षत्रिय वंश था। पड़ोसियों द्वारा या अरबों द्वारा उन्हें गुर्जर कहने से उन्हें गुर्जर कहा जाने लगा। किसी वंश को गुर्जर कह देने से वे यूनानी हो गए। राजशेखर ने भी अपने आश्रयदाता प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक कहा है। इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन यही ख़त्म होता है। और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें तथा सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।